साथियों, जनरल साइंस के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, जो कि अब तक 100 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। इन प्रश्नों को अगर आप आज देख लेते हैं कंप्लीट, यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस अगर पढ़ लेते हो आप, पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देखना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, स्टेट लेवल के पुलिस एग्जाम्स और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? देखिए, घेंघा रोग आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये जो घेंघा रोग है, ये किस तत्व की कमी से होता है? याद रखना, राइट आंसर है आयोडीन की कमी से। ठीक है साथियों, घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है? तो भाई करेक्ट आएगा फैराडे के नियम पर। ठीक है, याद रखिएगा, फैराडे के नियम पर आधारित है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो भाई करेक्ट आएगा सूक्ष्म तरंगों का। याद रखना, ये रेडियो तरंगे होती हैं जो कि काफ़ी सूक्ष्म होती हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगे। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन गति को किससे मापा जाता है? तो स्ट्रेबोस्कोप से। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेबोस्कोप, जिससे एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन गति को मापा जाता है। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो भाई प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है, ये पूछा जा रहा है साथियों। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का वाहक होता है, और ये जो है प्लाज्मोडियम का परजीवी कौन सा होता है? तो मच्छर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखो, जो लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका वजन जो है बढ़ जाता है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। और लोहे पर जंग लगना ये साथियों रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसकी घूर्णन गति कितनी है, ये पूछा जा रहा है। पर मिनट में आपको बताना है कितना किलोमीटर पर मिनट। तो याद रखना, पृथ्वी जो घूमती है ना, वो 1 मिनट में 28 किलोमीटर लगभग घूमती है, यानी 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इनमें से वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए, राइट है डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जो डंक मारती है उससे हमें जलन, दर्द महसूस होता है। तो भाई वो जब डंक मारती है तो कौन से अम्ल को परिक्षेपित करती है हमारी बॉडी में? तो याद रखना, मेथेनोइक अम्ल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइक अम्ल। और यहाँ पर अगर लाल चींटी आपसे पूछे ना कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो वहाँ फॉर्मिक एसिड आपको आंसर करना है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अभी मैंने बताया कि लोहे पर जंग लगना यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो भाई वह यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरित किया जाता है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा साथियों फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखना, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है वो होता है 0, यानी 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 0 याद रखना। अगला, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भाई इनमें से वो कौन सा यंत्र है जिससे कम तापमान को मापा जाता है?
तो देखिए राइट आंसर होगा क्रायोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो पायरोमीटर आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर सी में, याद रखना पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है, उच्च तापमान को, और क्रायोमीटर से साथियों कम तापमान को मापा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? पूरे 100 प्रश्न हैं इस वीडियो में और सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता कितनी होती है? देखिए करेक्ट आएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो तरंगे होती हैं इनका नाम है श्रव्य तरंगे, जिनको हम इंसान सुन सकते हैं। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो भाई निर्वात से गिराया जाएगा ना, निर्वात यानी जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ तो भार काम ही नहीं करेगा। तो भाई तीनों जो है एक साथ जमीन पर गिरेगा, तीनों एक साथ पृथ्वी की सतह पर गिरेगा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए कांच जो होता है ना साथियों, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? याद रखना सिलिका। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सिलिका। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? याद रखना जॉन डाल्टन ने। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए वॉशिंग मशीन जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों देखिए आघूर्ण बल का जो एसआई मात्रक होता है या एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन मीटर। याद रखिए न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ध्यान से देखिएगा, अल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है साथियों। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटोपाइसिस। अगला, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का उपयोग करते हैं किस मुख्य उद्देश्य से? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, यानी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? देखिए जब परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बराबर होता है, इक्वल होता है, और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है तो वो समस्थानिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? यानी इनमें से कौन सा किरण है जिसका उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो करेक्ट आएगा कैथोड किरण का, ऑप्शन नंबर डी, कैथोड किरण का। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो है, देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये, और ये मानव शरीर के मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन में, मस्तिष्क में। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो ध्यान से देखिए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये भी याद रखना। निम्न में से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो भाई कौन सी गैस है साथियों जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो भाई ऑक्सीजन गैस की खोज बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, याद रखना ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले और कार्ल सीले, इन दोनों ने ही, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? तो भाई इनमें से कितनी ऊंचाई पर हम जब जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? तो याद रखना 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आज का अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो साथियों हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो भाई कितने भागों में बटा हुआ है? तो 5 भागों में बटा हुआ है। सौम्यमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। देखो
5 भाग में से एक आपका क्षोभ मंडल है, एक समताप मंडल है, एक मध्य मंडल है, एक ताप मंडल है और एक बहिर्मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है ना। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत होती है वो होती है थर्मोस्फियर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है वायुमंडल की उपस्थिति में, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित, माफी चाहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। याद रखना वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरी सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। तो निम्न में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। तो पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी दुर्लभ यानी अक्रिय निष्क्रिय गैस पाई जाती है। तो याद रखिएगा ऑर्गन, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन गैस। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो तत्व पूछे तो ऑक्सीजन और धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। देखिए हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। तो याद रखना एल्युमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। तो भाई इनमें से कौन सा एक जैविक अम्ल होता है। तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित जो टॉन्सिल होता है इसका मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो साथियों 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा मिश्र धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो भाई क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कौन करता है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो करेक्ट आएगा बूझा चूना। देखिए बूझा चूना का जो सूत्र होता है उसको वो होता है साथियों, याद रखना देखिए एक सेकंड देखिए CaOH2 यानी ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जब क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनता है इधर हो गया OL2, यानी ये बनता है आपका साथियों बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, माफी चाहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और तो यहाँ पर क्या मिला, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना नहीं, बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सूत्र होता है ये आप देख लीजिए। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो देखिए जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से या निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आएगा जीवाश्मों की आयु, ऑप्शन नंबर बी। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। याद रखना लाल रंग और हरे रंग को अगर आपस में मिला दिया जाए तो पीला रंग बनेगा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए पीला रंग। जैसे कि देखो लाल और हरा को मिला देने से पीला बनता है, लाल और नीला को मिलाने से मेजेंटा बनता है, नीला और हरा को मिलाने से सियान यानी हरे नीले रंग का बनता है। और ये जो तीनों प्राथमिक रंग है RGB यानी लाल, हरा और नीला, इन तीनों को मिला दे तो व्हाइट बनता है, सफ़ेद। याद रखना ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पशुओं में ये जो खुरपका और मुंह पका रोग होता है ये विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा विषाणु। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखना ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो पारा का वाष्प और ऑर्गन, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देखिएगा ठोस की शुद्धता का निर्माण गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों भौतिक संतुलन जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो समानांतर बल के नियम पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, एल्युमिनियम, पोटासियम या फिर प्लेटिनम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
सरल क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसका आंसर जानते होंगे। बताइए इनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड। देखिए न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड जिन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, और न्यूलैंड के अनुसार जो है उस समय 56, याद रखना 56 तत्व मौजूद थे। ठीक है, और मेंडलीफ के समय 63 तत्व मौजूद थे, यह भी पूछा जाता है, और वर्तमान में 118 तत्व मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए बांध का पानी जो है ये ठहरा हुआ है, और ठहरा हुआ है यानी स्थितिज ऊर्जा है। उड़ता हुआ वायुयान में गतिज ऊर्जा है, गिरता हुआ नारियल में भी आपका गतिज ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जी का मान ज्ञात किया था किसने। तो भाई जी का मान सबसे पहले, जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना, और इसका मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हेनरी कैवेंडिश ने, जिन्होंने हाइड्रोजन की भी खोज की थी। आपको बता दें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने कब, तो 1798 में ज्ञात किया था। और कैवेंडिश ने गणना की थी कि जी का जो मान है वह 6.754 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg2 के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो भाई 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन मूत्र में अपसामान्य घटक है। तो इनमें से कौन सा मूत्र का अपसामान्य घटक होता है, तो एल्बुमिन। जैसे कि देखो मूत्र के जो अपसामान्य घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि मूत्र में पाए जाने वाले ये अपसामान्य घटक माने जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, कीटोन बॉडीज, और प्रोटीन और पित्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो भाई मनुष्य में इनमें से कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, याद रखिएगा साथियों, यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए यूरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है 639, यानी करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 639। अगला है मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की जो संख्या है वो होती है 20। साथियों दूध का जो दांत होता है ना उसकी संख्या होती है 20, और यही 20 जो है मनुष्य के पूरे जीवन काल में एक बार झड़ जाता है, दोबारा विकसित होता है। याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। तो राइट आएगा जबड़े में, ऑप्शन नंबर ए जबड़ा। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। तो गर्दन और पीठ का जो भाग होता है ना साथियों उसको कशेरुकी खंड बोला जाता है, और उसमें कुल कितने खंड होते हैं। तो याद रखना 33, ऑप्शन नंबर डी 33। अगला क्वेश्चन है हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं। तो हमारी अस्थियां तथा दांत जो हैं वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो इनमें से वो कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो भाई देखिए साथियों पीयूष ग्रंथि जो है ना ये मस्तिष्क के बेस में, बेस यानी आधार, और आधार हमेशा कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है, तो मस्तिष्क के नीचे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय, और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो इनमें से कौन सा एक पुरुष सेक्स हार्मोन है, याद रखिए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो भाई राइट आएगा मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। तो भाई मानव शरीर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी मेलानिन। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है। देखिए आंखों के रंजक के लिए जो उत्तरदायी रंजक होता है वो होता है साथियों आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका, और ये आंख की पुतली में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा आंख की पुतली। मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत किसका भाग है। तो देखिए मानव शरीर में अवग्रह जो बृहदांत है या दांत्र है ये किसका भाग होता है। तो याद रखिए बड़ी आंत का, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए बिग इंटेस्टिन का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? तो पौधों की कौन सी संरचना है जो प्रक्षेपण के लिए पूछा है? बाष्पोत्सर्जन के लिए पूछे तो रंध्र आंसर होगा, और प्रक्षेपण के लिए पूछेगा तो छाल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। यहीं अगर बाष्पोत्सर्जन आपसे पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो भाई करेक्ट आएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोला जाता है, ये याद रखना। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो साथियों सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखिएगा सेल्यूलोज करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा महिला जनन का अंग का भाग नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, योनि, ये सभी जो है महिला जनन अंग का भाग है, लेकिन मूत्रमार्ग नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला खमीर क्या है? तो खमीर जो है कवक होता है, ऑप्शन नंबर बी कवक। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो पेड़ के तनों की वृद्धि दर को ऑक्सीनोमीटर या ऑक्सीमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीमीटर। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो देखिए एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो याद रखिएगा जल, ठीक है, H2O। आगे देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो भाई वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो राइट है वाटसन और क्रिक ने। आगे देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो साथियों कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ये किसे कहा जाता है? तो भाई लाइसोसोम को कहा जाता है साथियों। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? देखिए क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? याद रखिएगा मैग्नीशियम। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? याद रखिएगा दूध का जो धवल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसिन की उपस्थिति के कारण होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो याद रखिए इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि यानी पेनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा उत्पादित होता है। कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी में रतौंधी दिख रहा है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? याद रखना परितारिका यानी आइरिस। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगला है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई जो WBC होता है इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा यहाँ हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? याद रखिएगा 4 कक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? देखिए इनमें से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? याद रखिएगा फ्लैग। आगे देखिएगा, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो राइट आएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो साथियों इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, क्योंकि साथियों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो आलू में ब्लैक हट का जो रोग होता है ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? याद रखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो भाई इनमें से कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? याद रखिए आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट अपना रंग बदलता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण। अगला, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है?
तो देखिए पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन, इसको एक कवक से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कवक से। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है? तो भाई इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जिसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इनमें से किसके द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक उपयुक्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो याद रखना लाल रंग। आगे देखिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? याद रखिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो भाई करेक्ट आएगा दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो याद रखिए मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों हृदय। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए इनमें से सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। क्या होती है भाई? तो फीमर होती है जो कि जांग में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, याद रखना जांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जांग की हड्डी है ना। और साथियों देखिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।